Hello students, welcome back on the topic कंपनी रूल एक्सपांड्स। कंपनी का के शासन का विस्तार होता है। इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 to 1857, certain key aspects emerge. The company rarely launched a direct military attack on the unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdoms. तो अगर हम एनालाइज करें इस प्रक्रिया को कि कैसे भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाए गए 1757 से 1857 तक, तो कुछ हमें बेसिक की एस्पेक्ट मिलेंगे कि कंपनी बड़े मुश्किल से ही वो डायरेक्ट किसी राज्य पे मिलिट्री अटैक किया होगा ऑन एन अननोन टेरिटरी। इंस्टीड इट वाज ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, तो इसके बदले जो है ये राजनीतिक सहारा लिया, इकोनॉमिक सहारा लिया, डिप्लोमेटिक मेथड्स अपनाया, कूटनीति के माध्यम से ये अपने शासन में, अपने कंपनी में हिंदुस्तान के जो राज्य हैं उनको मिलाया। टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम, तो इंडियन किंगडम जो थे उस पर अपना प्रभाव जमा करके उसको अपने शासन में मिला लिया। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद जो 1764 में लड़ा गया, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंस इन इंडियन स्टेट्स, तो कंपनी भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स अपॉइंटेड किए। देवर पॉलिटिकल, तो ये लोग राजनीतिक लोग थे, एंड कमर्शियल एजेंट्स लोग थे जिनको बसाए गए। एंड देयर जॉब्स वाज टू सर्व, और उनका जो वर्क क्या था, टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के हित में इनको काम करना होता था। थ्रू द रेजिडेंट्स, तो रेजिडेंट्स जिनको बसाए गए थे उनके माध्यम से द कंपनी ऑफिशियल बिगन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट, तो जो इंडियन स्टेट थे उनके आंतरिक मामलों में इन्हीं के सहारे दखलंदाजी देने लगे थे। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर, और ये निश्चय करने लगे थे कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। टू द थ्रोन, आगे राज्य गद्दी पर कौन बैठाया जाएगा। एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और किसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंटेड किया जाएगा इनटू ए सब्सिडियरी फॉर द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडियरी अलायंसेस। तो कंपनी ने समटाइम्स क्या किया, समटाइम द कंपनी फॉर द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडियरी अलायंस, तो सब्सिडियरी अलायंस टर्म क्या है, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, तो इस अलायंस टर्म का मतलब क्या है, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस, तो ये सब्सिडियरी अलायंस का मतलब ये है कि भारतीय जो शासक हैं वो स्वतंत्र रूप से सेना नहीं रख सकते थे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, अब उन्हें कंपनी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस, अब उनको सब्सिडियरी फोर्सेस के लिए जो ये सैनिक अलाउ किया जाएगा उसके लिए वो पे करेंगे। डेट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस प्रोडक्शन, तो ये कंपनी अपने प्रोडक्शन के लिए ऐसा किया था कि कोई अब राजा जो है सेना नहीं रखेगा, सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, और इसके बदले में जो है जो राजा है वो कंपनी को पे करेगा। हैड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस डेट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोडक्शन। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर भारतीय शासक पेमेंट देने में
फेल रहे, असफल हुए, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनाल्टी, तो उनके राज्य का कुछ हिस्सा पेनाल्टी के रूप में उनसे ले लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल व्हेन रिचार्ड वेल्सली वाज गवर्नर, तो जब रिचार्ड वेल्सली गवर्नर जनरल थे 1798 टू 1805, द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801 में। तो ये जो नवाब थे अवध के, इनको फोर्स्ड किया गया कि कम से कम अपने टेरिटरी का, अपने क्षेत्र का जो है, अपने राज्य का आधा हिस्सा जो है वो कंपनी को दे दें। द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ द टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801 एज ही फेल टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस। तो ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो सब्सिडियरी फोर्सेस के लिए जो पेमेंट था जो है उसको देने में वो फेल रहे थे, असफल रहे थे। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू सीड, इसके बाद हैदराबाद को भी फोर्स किया गया, बाध्य किया गया, उसकी टेरिटरीज़ को जो है अंग्रेजी शासन में मिलाया गया। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। थैंक यू।